नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य के अंदर काव्य शास्त्र की सीरीज की हमने शुरुआत की। आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक रूपक जो अलंकार है वो क्या है, कितने भेद होते हैं, कौन कौन से उदाहरण है, एक अच्छे उदाहरणों के साथ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। बट उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलो देखो, सबसे पहले काव्य शास्त्र के अंदर रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं रूपक अलंकार। वह अलंकार जिसमें उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया अभी उपमान और उपमेय में अंतर क्या होता है, उपमान क्या है, उपमेय क्या है। उपमान जो चीज़ें प्रकृति के द्वारा जुड़ी होती चीज़ें होती हैं, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, आकाश है, पृथ्वी है, जो भी नदी नाले, ये सब क्या होते हैं, ये उपमान के अंदर आते हैं। उपमेय वो होते हैं जो हमारी मतलब बॉडी की तुलना, जैसे मुख की तुलना, शरीर के अंगों की तुलना किसी प्रकृति के साथ की जाए, वो होते हैं उपमेय। और इसमें क्या कर दिया जाता है, इसमें आरोप कर दिया जाता है, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, मान लिया जाता है। जैसे मुख रूपी चंद्रमा, यानी चंद्रमा कैसा है, मुख के समान। मुख को क्या मान लिया जाता है, उपमान को उपमेय का रूप दे दिया जाता है। किसका रूप है, जैसे मुख क्या है, उपमेय है, और उपमेय को उपमान का क्या दे दिया जाता है, रूप दे दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट परिभाषा, जिस रचना में गुणों की मतलब जिस रचना में गुणों की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न मान लिया जाए, यानी ऐसी मतलब रचना जिसमें गुणों की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय यानी जो हमारा मुख है उसको उपमान यानी चंद्रमा को अभिन्न मान लिया जाए, यानी बिल्कुल भी अलग ना समझा जाए, दोनों को एक समझा जाए, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाए। वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ये बात आपको याद रखनी है। पहचान के तौर पर आप देखो, पहचान क्या कह रही है, रूपक अलंकार की पहचान है वो क्या कह रही है, जिस रचना में सामान्यतः उपमेय पहले आता है तथा उपमेय व उपमान के बीच योजक चिन्ह, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपमेय और जो उपमान होता है उसके बीच में योजक चिन्ह आता है, ये वाला ऐसे जो चिन्ह होता है योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो आपको ध्यान देना है पहचान में, जिस रचना में सामान्यतः उपमेय पहले आता है। उपमेय कौन होता है, जैसे मतलब हमारे शरीर से संबंधित तो हमारा मुख है, हमारे मतलब राम पर ले लो, राम के मुख है, राम का चरण है, कुछ भी ले लो, राधा कृष्ण कुछ भी ले लो, उनके चरणों की तुलना मतलब कमल के साथ की जाए, या फिर राम के मुख की तुलना चंद्रमा के साथ किया जाए, तो ये जो हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, उपमेय कहलाते हैं। और इसके बीच, उपमान के बीच, दोनों के बीच में योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमेशा उपमेय पहले आता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नोट लगाकर मैंने लिखा है, उपमेय उपमान को दूध नीर के मिलने जैसा बताया गया है। जिस प्रकार दूध के अंदर हम पानी को डालते हैं तो पता ही नहीं चलता अभी पानी है या नहीं इसमें, मतलब पानी और दूध ऐसा मिलन होता है ना, इसी प्रकार उसमें उपमेय और उपमान का इस प्रकार मिलन बताया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें हम रूपक अलंकार के भेदों को लेकर, तो आपसे पूछ लिया जाए भी रूपक अलंकार के भेद कितने हैं, तो आपको क्या बताना है, मुख्य रूप से रूपक अलंकार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक अभेद रूपक, दूसरा तद्रूपक अलंकार, ठीक है। अब जो अभेद रूपक अलंकार है ये फिर तीन भागों में बांटा गया है। अभेद रूपक अलंकार को फिर तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक, परम्परित रूपक। निरंग रूपक, सांग रूपक और परम्परित रूपक। अब एक एक को हम जानेंगे भी, निरंग रूपक क्या है, सांग रूपक क्या है, परम्परित रूपक क्या है, ठीक है। सांग रूपक की बात करें तो सभी अंगों का इसमें आरोप किया जाता है।
सभी अंगों का, बहुत सारे इसमें रूपक आते हैं। मुख्य रूप से ये आपको सांग रूपक अलंकार की पहचान याद रखनी है। सभी अंगों का आरोप किया जाता है, बहुत सारे रूपक इसमें आते हैं। आगे मैं उदाहरण देकर आपको अच्छे से समझाऊंगी। निरंग रूपक अलंकार किसे कहते हैं? एक अंग का आरोप होता है, निरंग। निरंग यानी एक रंग का होता है और एक रूपक का प्रयोग होता है। सांग में बहुत सारा, मतलब ऐसे याद रख लेना, बहुत सारा सांग हो जाता है, बहुत सारे सांग, सारे रूपक आते हैं, सभी अंगों का आरोप हो जाता है। और निरंग, निरंग में एक अंग का आरोप होता है और एक ही रूपक का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखो। परम, जो परम्परित जो रूपक है उसमें दो रूपक होते हैं, एक, किंतु एक रूपक दूसरे रूपक की पुष्टि करता है। परम्परित रूपक अलंकार के अंदर दो रूपक होते हैं। मुख्य रूप से आपको ये बात याद रखनी है, दो रूपक होते हैं किंतु एक दूसरे की क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आगे देखेंगे भी किस प्रकार दो रूपक होते हैं, किस प्रकार एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। अच्छे से इन तीनों के हम उदाहरण को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सांग रूपक है ना, उसके उदाहरण देखो क्या कह रहे हैं। सांग रूपक के उदाहरण इसमें मैंने आपको बता दिया, सभी अंगों का आरोप होता है। सांग रूपक के अंदर जितने भी अंग होते हैं सभी अंगों का आरोप होता है। बहुत सारे रूपक इसमें आते हैं, देखो कैसे। उदाहरण के तौर पर उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सहो हर्षे लोचन बिरंग। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन बिरंग। यानी उदित गिरी, जो उदित उदय गिरी, जो गिरी रूपी जो मंच है उस पर रघुवर रूपी बाल पतंग के समान, यानी किसका दृश्य बताया गया है? जैसे उदित गिरी, गिरी यानी पर्वत है, उसका वर्णन किया गया है। उदित गिरी पर्वत के ऊपर बाल रूपी जो ये रघुवीर यानी राम के बारे में बताया गया है, ये कैसे लग रहे हैं? पतंग के समान लग रहे हैं। और इन सब को देखकर, यानी जो उदित गिरी जो पर्वत है, उस गिरी रूपी जो मंच है उस पर राम का जो बाल रूप है, बाल रूपी रघुवीर जो हैं वो पतंग के समान लग रहे हैं। और इसे देखकर बिग से संत सरोज, और संत रूपी सरोज यानी संत रूपी जो कमल है वो सब हर्षे, और सब क्या है, सब खुश हो गए। और लोचन बिरंग, और उनकी भुएं हैं वो क्या हो गई? खड़ी हो गई। तो देखो मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे रूपक आते हैं। तो एक तो देखो गिरी मंच, गिरी रूपी मंच आ गया। और दूसरा रघुवर, रघुवर बाल यानी रघु रूपी बाल। तीसरा संत सरोज, संत रूपी कमल। यानी इसमें तीन रूपक आए हैं। तो मैंने आपको बताया भी बहुत सारे रूपक आए, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि पहला इसमें जो मतलब रूपक होता है उसमें पहला उपमान आ सकता है, बाद में उपमेय आएगी, और सभी बाकी जितने भी बचते हैं उसमें पहले उपमेय आएगा और बाद में उपमान आएगा। ठीक है, और उदाहरण देखो दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है? बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घट फिर ना घटे, तरु समूल कमलाए। यानी बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घट फिर ना घटे, तरु समूल कमलाए। यानी इसमें संपत्ति क्या है? उपमेय है, और उपमान है सलीलल। ठीक है, जल, जल के बारे में बताया गया है। उपमेय इसमें क्या है? मन, मन है वो क्या है? उपमेय है। उपमान क्या है इसमें? सरोज यानी कमल है। और घटत घटत फिर ना घटे, तरु समूल, तरु रूपी जो समूल जड़ है वो क्या है? कमलाए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? जैसे जैसे संपत्ति रूपी सलीलल यानी संपत्ति रूपी जल जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे, जैसे जैसे अधिक होता है, बढ़ता है, वैसे वैसे मन रूपी जो सरोज होते हैं, मन रूपी जो कमल है और बढ़ जाते हैं और खिल जाते हैं। और घटत घट फिर ना घटे, और फिर क्या है? घटने का नाम भी नहीं लेते हैं। तरु सुमुल कमलाए, और सारी सारी जितनी तरु रूपी जितनी भी जड़ है वो क्या हो जाती है? कुमलाए हो जाती है। ठीक है, एक उदाहरण और देखो आप सांग रूपक के। बीती बिवारी जागरी, अंबर घटपन घट में, अमरपन घट में बीती बिहारी जागरी, अमरपन घट में डूबो रही,
तारा घट उषा नागरी, विभारी मतलब यहाँ पे क्या है, रात है। और तारा रूपी जो घट है वो घट यानी घड़े हैं, तारा रूपी घड़े। उषा यहाँ पर सुबह है, उषा रूपी नागरी यानी सुबह रूपी महिला। क्या कह रहे हैं कि बीती बुहारी जागरी यानी हे रात अब तू जाग जा, अमर पनघट में डुबो रही। अब अमर को क्या कर रही है, अमर रूपी जो पनघट है उसको क्या कर रही है, डुबो रही है। और तारा घट और तारा रूपी जो घड़े हैं वो उषा नागरी यानी उषा क्या हो गई है, अब सुबह सुबह उषा नागरी, उषा रूपी नागरी है वो आई हुई है रात्रि को जगाने के लिए, यहाँ पे कहा गया है। और सुबह होने का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें एक तो ये है देखो अमरपन घटारा, और दूसरा तारा घट, तारा रूपी घड़े, उषा रूपी नागरी यानी सुबह रूपी महिला। तो इसमें तीन क्या आए हैं, तीन रूपक आए हैं, इसलिए ये क्या है, सांग रूपक है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो निरंग रूपक अलंकार। इसमें मैंने आपको बताया एक रूप एक अंग का आरोप होता है, एक ही तो रूपक होता है और एक ही अंग का क्या होता है, आरोप होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा द्वारा कहा गया है। जैसे यानी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो क्या है इसमें एक रूपक है। और मैंने आपको बताया है जहाँ एक रूपक आए और एक अंग का आरोप किया जाए वहाँ पे निरंग रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंध्यो हरि राई, चरण रूपी जो कमल है वो किसके बंध गए हैं, हरि के बंध गए हैं, चरण रूपी कमल। तो इसमें एक रूपक आया है और एक ही अंग का आरोप हुआ है, इसलिए इसमें निरंग रूपक अलंकार आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे परमप्रीत रूपक अलंकार। दो रूपक होते हैं इसमें, एक दूसरे की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। क्या हो, कितने रूपक होते हैं, दो रूपक होते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। पुष्टि कैसे करते हैं, देखो दो रूपक होते हैं। प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, यानी प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम। तो इसमें देखो दो रूपक है, एक तो प्रेम रूपी अतिथि, दूसरा हृदय रूपी कपाट यानी किवाड़ यानी दरवाजा जिसको हम बोलते हैं। प्रेम रूपी अतिथि यानी प्रेम रूपी अतिथि है एक, और दूसरा क्या है, हृदय रूपी किवाड़ या कपाट है। तो देखो एक दूसरे दो रूपक आए हैं इसमें, मैंने आपको बताया जिसमें दो रूपक आए एक दूसरे की पुष्टि करे तो वहाँ पे परम प्रीत रूपक अलंकार आएगा। कैसे, देखो पुष्टि कर रहे हैं, प्रेम रूपी अतिथि, जब कोई प्रेम रूपी अतिथि हमारे दरबार पर आता है तो हम क्या कर देते हैं, हृदय रूपी कपाट यानी हृदय रूपी कुआड़ को हम खोल देते हैं। तो एक दूसरे के साथ ये पुष्टि कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर परम प्रीत रूपक अलंकार आएगा। दो रूपक होते हैं, एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, अच्छे से आपको याद रखना है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।